हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाय तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि स्टैटिक जीके को हम लगा रहे हैं परीक्षा धाम बुक के माध्यम से। पिछली वीडियो में अभी तक हमने बात किया है, भूगोल को कवर कर लिया है, इतिहास को कवर कर लिया है, राज्य व्यवस्था पॉलिटी भी कवर हो चुका है। आज की वीडियो में हम इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपका रहने वाला है। इस बुक में आपकी साइंस, विविध और एमपीजी के बचेगा, उसको हम एक एक करके पार्ट में लाने वाले हैं। तो सभी वीडियो को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा यह महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आपके यहाँ पर इकोनॉमी में सबसे पहले हम 62 चैप्टर की बात करेंगे, बैंकिंग विकास और बैंकिंग प्रणाली के बारे में। अब देखो, ऐसा हो सकता है मल्टीपल्स क्वेश्चन आप सभी को याद भी हो, तो मल्टीपल चीजें आप सभी को, एक नई नई चीजें आपको सामने आ सकती हैं। तो एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। भारत में बैंकिंग विकास की सबसे पहले बात किया है 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। भारत में स्थापित यह पहला बैंक था। सबसे पहले 1770 में अंग्रेजों के द्वारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया भारत का पहला बैंक था। इसके बाद 1806 में प्रेसिडेंट बैंक ऑफ बंगाल बनाया गया। इसके बाद 1840 में प्रेसिडेंट बैंक ऑफ बॉम्बे बनाया गया। फिर 1843 में प्रेसिडेंट बैंक ऑफ मद्रास को बनाया गया। ये तीनों बैंक इंपोर्टेंट हैं, क्यों, आगे चलकर इनको भी हम बात करेंगे। 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक स्थापित किया गया, जो भारतीयों के द्वारा पहला संचालित बैंक था, तो यह इंपोर्टेंट हो जाता है। 1894 में पंजाब नेशनल बैंक स्थापित किया गया, जो भारत का भारतीय बैंक था, जो कि पहला भारतीय बैंक था, यह भी याद रखना है। 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर एक इंपीरियल बैंक बनाया गया। अब तीनों प्रेसिडेंसी बैंक कौन से थे? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मिलाकर 1921 में क्या कर दिया गया? इंपीरियल बैंक के नाम से बना दिया गया। अब इंपीरियल बैंक भी मजेदार है, इसको ही बाद में एसबीआई भी बना दिया गया था। आगे आगे चल के उसकी भी बात आएगी। 1955 ईस्वी में गोरेवाला समिति की सिफारिश पर इंपीरियल बैंक को एसबीआई में बदल दिया गया। तो समझ गए हो, 1806, 1840, 1843 में तीनों बैंकों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक बनाया गया। आजादी के बाद 1955 में गोरेवाला समिति की सिफारिश पर इंपीरियल बैंक को एसबीआई बैंक में क्या कर दिया गया? ट्रांसफर कर दिया गया। 1959 आता है, रियासतों के बैंकों को एसबीआई की 7 एसोसिएट बैंक बनाए गए। 1969 में 50 करोड़ पूंजी वाले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1980 में 200 करोड़ वाले 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो 1969 में पहली बार हुआ था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फिर 1980 में दूसरी बार किया गया 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 2006 में भारत सरकार ने एसबीआई के सारे शेयर खरीद लिए और 2017 में एसबीआई एसोसिएट बैंक के सभी बैंकों को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। तो एसबीआई बैंक एक प्रॉपर तरीके से अलग बैंक बनता हुआ नजर आ रहा है। अब यहां पर हम आरबीआई की बात की जाएगी, आरबीआई की भूमिका क्या रहती है। आरबीआई बैंक की बात किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे कहती है। संरचना और कार्यों की बात किया है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इसकी सिफारिश 1926 में हिल्टन आयोग के द्वारा की गई थी। आरबीआई की स्थापना 5 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ की गई थी। यह एक केंद्रीय बैंक है और बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आरबीआई का लेखा वर्ष जो है 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। आरबीआई की संरचना में एक गवर्नर होता है, 4 अन्य डिप्टी गवर्नर होते हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। आवश्यकता पड़ने पर 2 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। आरबीआई के कार्यों का नोट का निर्गमन करना, बैंकों का बैंक के रूप में कार्य करना, केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करना और साख का नियंत्रण करना। साख मतलब कि जो रुपए होता है बैंकों में, जो रुपए है उसका नियंत्रण करने का कार्य भी करता है। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के राष्ट्रीयकृत बैंकों की बात किया है, पंजाब नेशनल बैंक, इसकी स्थापना 1894 में की गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में की गई, इसका मुख्यालय मुंबई में है। कैनरा बैंक की स्थापना 1906 में की गई, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इंडियन बैंक की स्थापना 1907 में की गई, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में की गई, जिसके मुख्यालय बड़ोदरा में है। पंजाब एंड सिंध बैंक की स्थापना 1908 में की गई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में की गई, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1919 में की गई, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना 1935 में की गई, जिसका मुख्यालय पुणे में है। इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना 1937 में की गई, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। यूको बैंक की स्थापना 1943 में की गई, जिसकी स्थापना कोलकाता में की गई थी, मुख्यालय कोलकाता में है।
भारतीय स्टेट बैंक का आपको कहेंगे 1955 में स्थापना की गई। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अब बैंकों का जो विलय किया गया इसकी बात की जाए, बैंक ऑफ बड़ौदा का विलय किया गया था। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मुख्य बैंक है इसमें विलय किया गया है देना बैंक और विजय बैंक। इन दोनों बैंक को कहां मिला दिया गया था? बैंक ऑफ बड़ौदा में मिला दिया गया 1 अप्रैल 2019 को। कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक को मिला दिया गया 1 अप्रैल 2020 को। इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक को मिला दिया गया 1 अप्रैल 2020 को। पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक यूनाइटेड बैंक को मिला दिया गया 1 अप्रैल 2020 को। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को मिला दिया गया 1 अप्रैल 2020 को। तो 1 अप्रैल 2020 में 4 बैंकों में जो है इधर उधर चीजों को किया गया और विलय किया गया है, जिसमें कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रहे हैं। इनमें कई बैंकों का विलय कर दिया गया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी की बात किया है, रीजनल रूरल बैंक जिन्हें हम नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। अधिनियम 1976 के माध्यम से नरसिम्हन और गाडगिल समिति की सिफारिश पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। गोवा और सिक्किम में एक भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा नहीं है। भारत में वर्तमान कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या की बात किया तो 28 है। केलकर समिति 1987 की सिफारिश के बाद नई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना पर रोक जो है लगा दी गई है। केंद्र सरकार का लक्ष्य है एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का। भारत में पहली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उत्तर प्रदेश की प्रथमा बैंक थी, ये भी याद कर लीजिएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में हिस्सेदारी की बात की जाए तो आप कहेंगे केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 50% होती है, राज्य सरकार की हिस्सेदारी 15% होती है। प्रायोजक बैंक जो स्पॉन्सर बैंक होता है उसकी हिस्सेदारी 35% होती है। तो हमने यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर से बात कर रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग याद करते हो तब क्या होता है कि नई नई चीजें आपको देखने को जो यहाँ पर मिल जाती है। नेक्स्ट हम बात किया कि भारतीय नोटों की जानकारी। भारतीय नोटों की जानकारी क्यों? 10 रुपए के नोट पर देखा जाए तो आप कहेंगे चॉकलेटी भूरा रंग है। कोणार्क का सूर्य मंदिर बना हुआ है उड़ीसा में जो स्थित है। 20 रुपए के नोट पर हरा पीला है, एलोरा की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में है। 50 रुपए के नोट पर नीला है, हम्पी का रथ है जो कि कर्नाटक में है। 100 रुपए के नोट पर लेवेंडर रंग है जो कि रानी की बाव गुजरात में है। 200 रुपए के नोट पर चमकीला पीला है, सांची स्तूप मध्य प्रदेश का है। 500 रुपए के नोट पर स्टोन ग्रे है, लाल किला है जो कि दिल्ली में है। 2000 रुपए का नोट हालांकि भी बंद कर दिया गया है, मजेंडा कलर का था, मंगलयान का चित्र इस पर बना हुआ था। अच्छा, मुद्रा परिवर्तन भी होता है। मुद्रा परिवर्तन 2 तरह से होता है, एक अवमूल्यन के कारण होता है, दूसरा विमुद्रीकरण के कारण होता है। अब विमुद्रीकरण तो आपने देखा ही होगा, है ना, जब 1000 रुपए के नोट और 500 रुपए के नोट बंद कर दिए गए थे रातों रात। चलिए पहले अवमूल्यन की बात किया है। यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो उसे मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। जैसे भारत में अब तक 3 बार रुपए का अवमूल्यन किया गया है। पहली बार 1949 में आजादी के समय, दूसरी बार 1966 में भारत पाकिस्तान युद्ध और सूखे के कारण, तीसरा 1951 में एलपीजी मॉडल के बाद। दूसरा कारण जो हमने बताया है विमुद्रीकरण, जिसे नोटबंदी भी कहा जाता है आम बोलचाल की भाषा में। जब काला धन बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है तो इसे दूर करने के लिए विमुद्रीकरण की विधि अपनाई जाती है, जिसे नोटबंदी कहा जाता है। अच्छा, ये पता कैसे चलता है कि काला धन बढ़ गया है? ये भी तो एक क्वेश्चन वाली बात है। ये पता कैसे चलता है? जब जब हम बैंकों में नोट जमा करते हैं और बैंकों से ₹2 नोट को निकलते हैं, जब बैंकों में ये नोट जाता है तो उसकी हर नोट की एक एंट्री होती है, जो सीरियल नंबर होता है वो सीरियल नंबर एड ऑन होता है। और ये कंप्यूटर में जब एड ऑन होता रहता है तो आरबीआई इस पे चेकिंग भी करता रहता है कि कौन से ज्यादातर नोट मार्केट में आ रहे हैं और ये बैंकों के होते हुए फिर से बाहर जा रहे हैं। जब कुछ नोटों के ऐसे सीरियल हो जाते हैं कि जब वो आना ही बंद हो जाते हैं और जब वो एक सीरियल नंबर बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है तब समझा जाता है कि काला धन कहीं ना कहीं बढ़ गया है। सीधी सी बात है, अगर व्हाइट मनी होती तो मार्केट में चलती फिरती रहेगी, बैंकों में आती जाती रहेगी और वो सीरियल नंबर एड ऑन होता रहेगा। लेकिन एक ऐसा नोट हो जाए जो बैंक में हमने घर पे रख दिया और उसको कभी निकाल ही नहीं रहे हैं तो बैंक तक कैसे जाएगा? तो इसी तरीके से लगाया जाता है कहीं ना कहीं काला धन बढ़ गया है। इस खतरे से निपटने के लिए सरकार क्या करती है? विमुद्रीकरण की नीति जो है अपना लेती है। इसके अंतर्गत सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है और नई मुद्रा चालू कर देती है। और पुरानी मुद्रा क्या हो जाती है? एक समय पीरियड दे जाता है कि इतने समय तक जो है आपको अपनी पुरानी मुद्रा को नई मुद्रा बदलना है। अब जब आप बहुत ज्यादा नोटों को लेकर जाओगे तो सीधी सी बात है पकड़ में आ जाओगे, या फिर आपसे उस नोटों का ब्यौरा पूछा जाएगा और काला धन होगा तो ब्यौरा नहीं दे पाओगे। तो सीधी सी बात है, ये इस तरीके से पता चल जाता है। भारत में अब तक रुपए का विमुद्रीकरण किया गया है 4 बार। पहला 1946 में 1000 और 10,000 रुपए को, दूसरी बार 1978 में 1000 और 5000 और 10,000 रुपए का, तीसरी बार 8 नवंबर 2016 को
500 1000 रुपए के नोटों को प्रचलन से बाहर कर दिया गया था रातों रात, और चौथी बार 19 मई 2023 को किया गया था, 2000 रुपए को नोटों को प्रचलन से बाहर कर दिया गया। जब तीसरी बार विमुद्रीकरण किया गया था, 500 1000 रुपए के नोटों का प्रचलन बंद कर दिया गया था, तो फिर से 500 रुपए के नोट तो चलन में आ गए थे, मतलब कि नए वाले, लेकिन यहाँ पर 2000 रुपए का नोट इस समय जारी किया गया था, लेकिन लोगों ने उसको 2000 रुपए के नोटों को जमा कर लिया, तो 19 मई 2023 को फिर से 2000 रुपए के नोटों को बंद कर दिया गया, लेकिन नया नोट कोई नहीं चलाया गया है, ध्यान रखना है। तो 2000 रुपए के नोट एक समय पीरियड तक वापस करना था, जो एक ज्यादा वापस करता तो उससे ब्यौरा पूछा जाता। तो इस तरीके से भी 4 बार भारत में विमुद्रीकरण को, नोटबंदी को अपनाया गया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है मुद्रा और उसके प्रकार के बारे में। मुद्रा एक विनिमय के साधन के रूप में प्रयोग किया जाने वाला आर्थिक तंत्र है। सीधी बात है, मुद्रा एक विनिमय का माध्यम होता है। हमें कोई वस्तु खरीदनी होती है, हम मुद्रा को देते हैं, किसी से सौदा करना होता है, मुद्रा को देते हैं। तो मुद्रा जो होती है सबसे प्रमुख साधन के रूप में जाना जाता है। पहली आती है दुर्लभ मुद्रा, जिसे हार्ड करेंसी कहते हैं। वह मुद्रा जिसकी मांग अधिक और आपूर्ति कम हो, जैसे डॉलर। सुलभ मुद्रा जिसे सॉफ्ट करेंसी कहते हैं, वह मुद्रा जिसकी मांग कम लेकिन आपूर्ति अधिक हो, जैसे रुपया। वैध मुद्रा, वैलिड करेंसी, देश की केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी मुद्रा को वैलिड मुद्रा कहते हैं। साख मुद्रा, क्रेडिट करेंसी, बैंक के द्वारा जारी मुद्रा जैसे चेक, ड्राफ्ट, इसे साख करेंसी कहा जाता है। प्लास्टिक मुद्रा, प्लास्टिक करेंसी कहते हैं, जैसे डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड को प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। स्मार्ट मुद्रा, स्मार्ट करेंसी, जैसे क्रेडिट कार्ड को स्मार्ट मनी के नाम से जाना जाता है। सस्ती मुद्रा, चीप करेंसी कैसे कहते हैं, ऐसी मुद्रा जो कम ब्याज दर पर उपलब्ध हो से सस्ती मुद्रा कहते हैं। महंगी मुद्रा, एक्सपेंसिव करेंसी, वो ऐसी मुद्रा जो अधिक ब्याज दर पर उपलब्ध हो से महंगी मुद्रा कहते हैं। हॉट मनी कैसे कहते हैं, ऐसी मुद्रा जिसकी मांग अधिक होती है उसे हॉट मनी कहा जाता है। कोल्ड मनी कैसे कहते हैं, ऐसी मुद्रा जिसकी मांग कम हो उसे कोल्ड मनी कहते हैं। ब्लैक मनी, वह मुद्रा जिस पर टैक्स नहीं चुकाया जाता है उसे ब्लैक मनी कहा जाता है। क्लीन मनी किसे कहते हैं, ऐसी मुद्रा जिस पर टैक्स चुकाया गया उसे क्लीन मनी कहा जाता है। बैड मनी किसे कहते हैं, ऐसी मुद्रा जो कटी फटी स्थिति में होती है उसे बैड मनी कहते हैं। गुड मनी, ऐसी मुद्रा जो नई एवं सुरक्षित स्थिति में उसे गुड मनी कहा जाता है। अब समझ सकते हो कि मुद्रा के भी कई प्रकार होते हैं। दुर्लभ मुद्रा, सुलभ मुद्रा, वैध मुद्रा, साख मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा, स्मार्ट मुद्रा, सस्ती मुद्रा, महंगी मुद्रा, हॉट मनी, कोल्ड मनी, ब्लैक मनी, क्लीन मनी, बैड मनी, गुड मनी। हर एक की परिभाषा होती है। कभी कभी एग्जाम में मिलाने के लिए आ जाते हैं, उनके सामने ऑप्शन होते हैं, मिलाना होता है कौन सी मुद्रा किस चीज से संबंधित है, तो आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है आरबीआई की मौद्रिक नीति और उसके उपकरण के बारे में। आप सभी को पता होगा मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है नगद आरक्षण अनुपात, जिसे सीआरआर कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। यह बैंक के कुल जमाओं का वह हिस्सा होता है जिसे बैंकों के द्वारा आरबीआई के पास रिजर्व के रूप में रखना होता है, और आरबीआई कोई ब्याज इस पर नहीं देता है। ठीक है। दूसरा होता है वैधानिक तरलता अनुपात, एसएलआर। यह बैंकों की जमाओं का वह हिस्सा होता है जिसे बैंकों को गोल्ड के रूप में स्वयं के पास रखना होता है। हालांकि गोल्ड के रूप में भी रख सकते हैं, आपके कई और चीजों में भी रख सकते हैं। तीसरी होती है बैंक रेट, वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को एक लंबे समय के लिए ऋण देता है उसे बैंक रेट कहा जाता है। इसमें नकदी की जगह प्रतिभूति के रूप में ऋण दिया जाता है। इसमें लौटाने का समय निश्चित नहीं होता है। फिर आता है रेपो रेट, वह दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है, मतलब कि एक शॉर्ट टर्म के लिए ऋण देता है, उसे रेपो रेट कहते हैं। इसमें नकदी की प्राप्ति होती है, मुद्रा, चेक, डीडीटी के माध्यम से। इसमें लौटाने का समय निश्चित होता है 1 वर्ष से पहले। इसके बाद रिवर्स रेपो रेट, आरआरपी, आरआर जिसे कहते हैं, वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों से ऋण लेता है। अब ऐसा थोड़ी ना आरबीआई कुछ काम है, लेकिन क्या होता है जब बैंकों के पास एक ज्यादा मनी हो जाती है तो आरबीआई उनको लुभावन करने लगता है और कहता है कि आप हमसे कुछ ले लो और आप मुझे ऋण दे दो। तो रेपो रेट से कम होता है, याद रखना है। खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। जब आरबीआई आम नागरिकों के लिए सरकारी बॉन्ड का क्रय विक्रय करती है उसे ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ रेट, यह इस सुविधा के अंतर्गत बैंक 24 घंटे के लिए रेपो रेट से 1% अधिक ब्याज देकर आरबीआई से जरूरी ऋण ले सकता है। मान लो एक इमरजेंसी पड़ गई और इमरजेंसी में हमें लोन लेना पड़ा, ऋण लेना पड़ा, तो अधिक ब्याज दर पर जो है आरबीआई से 24 घंटे के लिए हम ऋण ले सकते, हम नहीं मतलब आपका बैंक ऋण ले सकते हैं। प्राइम लैंडिंग रेट, पीएलआर जिसे कहते हैं, जब बैंक अपने प्राइम कस्टमर को न्यूनतम रेट पर ऋण देता है उसे पीएलआर कहा जाता है, प्राइम लैंडिंग रेट कहा जाता है। हालांकि अब आजकल इस पर भी बहुत सारी बहस छिड़ी थी, तो इस पर भी एक मिनिमम रख दिया गया है कि इतने से आप कम भी नहीं दे सकते हो।
बैंकिंग लोकपाल क्या होता है इसको समझेंगे बाद में। पहले जैसे रिवर्स रेपो रेट था, आरबीआई बैंकों से ऋण जो है लेता है। आप सभी को पता होगा कि मार्केट में बैंकों के पास मार्केट के लिए मुद्रा साख होती है, बैंकों के पास साख होती है। अगर मान लो रिवर्स रेपो रेट कम होगा तो क्या होगा? अगर रिवर्स रेपो रेट मान लो अगर कम है तो क्या होगा? तरलता बढ़ जाएगी, और तरलता बढ़ जाएगी तो क्या होगा? साख सर्जन की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है। बैंकिंग लोकपाल भारतीय बैंकों की ग्राहकों की शिकायत और समस्याओं को दूर करने के लिए बनाई गई एक संस्था थी जिसे बैंकिंग लोकपाल कहा जाता है, जिसका प्रारंभ 1995 में किया गया था। बाद में 2002 और 2006 में इसमें संशोधन भी किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियुक्त किया जाने वाला एक अर्ध न्यायिक प्राधिकरण है। इसके तहत ग्राहक 30 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज जो है अपनी करा सकते हैं। इसके बाद आता है शेयर मार्केट। कुछ यहाँ पर फैक्ट हो गए। शेयर मार्केट से संबंधित कुछ फैक्टों की बात किया गया। सबसे पहले हम विश्व के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे। निक्की टॉपिक्स जो कि जापान का है, संगाई कॉम चाइना का है, सीमैक्स सिंगापुर का है, कोसडाक साउथ कोरिया का है, ताइपी ताइवान का है, यहाँ पर AMSTERDERM नीदरलैंड का है, यूरोनेक्स्ट पेरिस का है, मिमटेल इटली का है, मिडेक्स जर्मनी का है, डॉन जोन्स न्यूयॉर्क का है, और नास्डक आपका यूएसए का। ये विश्व के प्रमुख एक्सचेंज हैं जो कि अलग अलग देशों से संबंधित है। शेयर मार्केट भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी शेयर मार्केट होता है, दूसरा सेकेंडरी होता है। प्राइमरी शेयर मार्केट उसे कहते हैं जब कस्टमर और कंपनी के मन में शेयर ट्रेडिंग की जाती है, उसे प्राइमरी शेयर मार्केट कहते हैं। सेकेंडरी शेयर मार्केट होता है जो कस्टमर के मध्य में शेयर ट्रेडिंग की जाती है, उसे सेकेंडरी शेयर मार्केट कहा जाता है। शेयर मार्केट से संबंधित कुछ फैक्ट है, जैसे वॉल स्ट्रीट कहां पर है? न्यूयॉर्क शहर में है। दलाल स्ट्रीट कहां पर है? मुंबई शहर में। दोनों फैक्ट इंपोर्टेंट है। विश्व की सबसे बड़ी शेयर बाजार कंपनी अमेरिका की वर्कशायर हैथवे है। विश्व का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज AMSTERD एस्टरडम था, जो 1602 में स्थापित जो है किया गया था। इसके बाद शेयर बाजार से संबंधित कुछ शब्दावली है, जैसे आईपीओ। आपने सुना होगा आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी पहली बार शेयर जारी करती है उसे आईपीओ कहा जाता है। एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी दूसरी बार शेयर जारी करती है उसे एफपीओ कहा जाता है। बुल्स को तेजड़िया कहते हैं। शेयर की कीमत बढ़ाने का प्रयास किए जाने वाले को बुल्स कहा जाता है। बियर्स मंदड़िया कहते हैं। शेयर की कीमत घटाने का प्रयास करने वाले को मंदड़िया कहा जाता है। डीमैट शेयर खरीदने के लिए एक आवश्यक अकाउंट होता है। जिस तरह हमें बैंक में अपना सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट खुलवाना होता है, इसी तरह अगर हमें शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करनी है तो डीमैट अकाउंट जो है खुलवाना होता है। इनसाइडर ट्रेडिंग किसी कंपनी की अंदरूनी जानकारी रखकर शेयर की खरीद और बिक्री करने को इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। अच्छा, फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे कहते हैं? भविष्य में खरीदने के वायदे पर आधारित शेयर की खरीद बिक्री से संबंध होता है, जिसे फ्यूचर ट्रेडिंग कहा जाता है। फ्यूचर ट्रेडिंग में भारत की लगभग 70 वस्तुएं, सोना चांदी मसाला आदि इसमें शामिल की जाती हैं। वायदा बाजार कैसे कहते हैं? सर्वप्रथम मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज अहमदाबाद में स्थापित किया गया था वायदा बाजार के लिए, याद रखना है। अब शेयर बाजार से संबंधित कुछ भारत से है, जैसे भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, जिसे सेबी कहते हैं। इसकी स्थापना 1988 में 1992 कानूनी अधिकार के तहत मुंबई में की गई थी। स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना मान्यता रद्द करना है इसका। स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर को लाइसेंस देना और रद्द करना इसका कार्य होता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना BSE की स्थापना 1875 में मुंबई में की गई है। एशिया का सबसे पुराना है, भारत का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना NSE कहते हैं, 1992 में की गई थी, मुंबई में है। भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। निफ्टी को भारतीय अर्थव्यवस्था का थर्मामीटर जो है कहा जाता है, याद रखना है। निफ्टी को भारतीय अर्थव्यवस्था का थर्मामीटर के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद आती है कृषि, फसल और क्रांति। अब आप कहोगे सर ये तो अलग ही टॉपिक हो गया। नहीं, इकोनॉमी से संबंधित है, बात करेंगे। फसलों के वर्गीकरण की बात की जाए, फसलों के वर्गीकरण में रबी की फसल आती है, खरीफ की फसल आती है। रबी की फसल में खाद्यान्न, गेहूं, जौ, तिलहन, सरसों, सूरजमुखी, अलसी, दलहन, चना, मसूर और अन्न आती है। इसी तरह खरीफ की फसल में खाद्यान्न, तिलहन, दलहन और अन्न आता है। अब एक एक करके बात करेंगे। जैसे प्रकार, खरीफ मानसूनी है, खरीफ की फसल मानसूनी प्रकार की है, जून जुलाई में बुवाई की जाती है, सितंबर अक्टूबर में कटाई होती है। मक्का, धान, कपास, सोयाबीन, मूंग और तिल जैसी फसलों का यहाँ पर बुवाई कटाई की जाती है। रबी की फसल शीतकालीन है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, फरवरी मार्च में काटी जाती है। गेहूं, सरसों, मटर और चना है। जायद की फसल ग्रीष्मकालीन होती है, मार्च अप्रैल में बोई जाती है, मई जून में काटी जाती है। तरबूज, कद्दू, मूंग जैसी इसमें जो है फसलों को उपजाया जाता है। कुछ अन्य फसलें भी हैं, जैसे रेशेदार फसलें, जूट, कपास, पटसन, सनई आता है। उद्दीपन फसलों में कॉफी, तंबाकू, चाय, गांजा, अफीम आता है। चारा फसलों के अंतर्गत
नेपियर, लिविया, रिजिका, बरसीम, ल्यूसन आता है। जड़ों की फसलों में गाजर, मूली, चुकंदर और शकरकंद आता है। तना फसलों के अंतर्गत आलू, अदरक, लहसुन, प्याज और हल्दी जैसे चीजें आती हैं। तिलहनी फसलों के अंतर्गत मूंगफली, अलसी, राई, सूरजमुखी आता है। दलहनी फसलों में मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर, चना आता है। नगदी फसलों में केला, गन्ना, तंबाकू, चाय, कॉफी, कपास आता है। खाद्यान्न फसलों में गेहूं, चावल, मक्का जैसी फसलों को आती की जाती है, ध्यान रखना है। कृषि उत्पाद बोर्डों की बात की जाए, जैसे कॉफी बोर्ड कहां पर है? बेंगलुरु में है। रबर बोर्ड कोट्टायम केरल में है। चाय बोर्ड कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। मसाला बोर्ड कोच्चि केरल में है। जूट बोर्ड कलकत्ता में है। मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद तेलंगाना में है। मखाना बोर्ड पूर्णिया बिहार में है। हल्दी बोर्ड 2025 में ही बनाया गया है, निजामाबाद तेलंगाना में। इसके बाद बात की जाए फसलों में कौन सा पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। इस आज की वीडियो में ये आपका जो डेटा है उसको ध्यान रखना है। जब भी आप एग्जाम देने जाए तो एक बार आप जरूर अपडेट कर लीजिएगा। चावल में तेलंगाना पहले स्थान पर आता है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल। गेहूं में उत्तर प्रदेश पहला स्थान है, मध्य प्रदेश का दूसरा है, पंजाब का तीसरा है। मक्का में कर्नाटक का पहला स्थान है, बिहार का दूसरा है, मध्य प्रदेश का तीसरा है। मूंगफली में गुजरात का पहला है, राजस्थान का दूसरा है, मध्य प्रदेश का तीसरा है। सोयाबीन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, राजस्थान तीसरे स्थान पर है। गन्ना के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। कपास में गुजरात पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है और तेलंगाना आपका तीसरे स्थान पर है। जूट में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है, बिहार दूसरे स्थान पर है, असम तीसरे स्थान पर है। कुल दलहन के मामले में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है, राजस्थान का तीसरा स्थान है। कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान आता है, मध्य प्रदेश का दूसरा और पंजाब का तीसरा। कुल तिलहन में राजस्थान पहले स्थान पर है, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है, गुजरात तीसरे स्थान पर है। मोटा अनाज के मामले में राजस्थान का पहला स्थान है, कर्नाटक का दूसरा है, मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। मसाला उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान, राजस्थान का दूसरा स्थान, गुजरात का तीसरा स्थान है। अब कुछ तथ्य, जैसे अल्बर्ट हार्वर्ड को जैविक कृषि का जनक कहा जाता है। भारत का पहला जैविक राज्य सिक्किम राज्य है। उत्तराखंड के माकुंदपुर गांव को देश का पहला जैविक गांव की संज्ञा जो है दी जाती है। तो ये कुछ आपके कृषि से संबंधित तथ्य थे, इनको भी आप जो है याद कर सकते हो। अब यहाँ पर कुछ प्रमुख फसलें हैं, फसलों के बारे में बात किया, जैसे देखो सबसे ज्यादा इसमें क्या पूछा जाता है, तो यहाँ पर पूछा जाता है किस कुल से संबंधित है और इसकी किस्में कौन सी हैं। चलिए बात किया जैसे गेहूं। गेहूं जो है ग्रेमिनेसी कुल का है। ट्रिटिकम एस्टिवम वनस्पतिक नाम है। सरबती, लोकमन, कल्याण, सोना, मैक्रोनी गेहूं इसकी किस्में हैं। चावल की बात किया ग्रेमिनेसी कुल का है। ओराइजा सैटाइवा इसकी वनस्पतिक नाम है। चिन्नौर, रंजित, फर्स्ट, सब फर्स्ट, हंसा, शुक्र, सम्राट, काली मूछ और अमन इसकी किस्में हैं। मक्का की बात किया ग्रेमिनेसी कुल का है। पिंटल, डेंड, सरताज, गंगा 11 और डेक्कन इसकी फसलें हैं। जियामेज वनस्पतिक नाम है। कॉफी की बात किया है रूवी एसी कुल का है। कॉफी अरेबिका किस आपके क्या है वनस्पतिक नाम है। अरेबिका उच्च कोटि की किस्म। रोबिस्टा भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है और लाइबेरिया इसकी किस्में हैं। सोयाबीन लेग्यूमिनेसी कुल का है, याद रखना है। ग्लाइसिन मैक्स वनस्पतिक नाम है। अहिल्या, अलंकार, पीएस 1024, स्मृति और प्रतिकार इसका किस्में है। कपास मालवेसी कुल का है। गोसिपियम इसका वनस्पतिक नाम है। श्यामली, शुविन, महालक्ष्मी, जयलक्ष्मी इसकी किस्में हैं। तमाकू सोलेनेसी कुल का है। निकोटियाना वनस्पतिक नाम है। निकोटियाना रेटिस्का, निकोटियाना टोबिकम इसकी किस्में है। गन्ना पोएसी कुल का है। सैक्रम ऑफिसिनेरम वनस्पतिक नाम है। बाहुबली, श्रीमुखी क्या है किस्में है। मूंगफली लेगुमिनेसी कुल का है। एराकिस हाइपोजिया वनस्पतिक नाम है। कौशल, चंद्रा, चित्रा और विक्रम इसकी किस्में हैं। सरसों ब्रेसा केसी कुल का है। ब्रेसिका कंप्रेस्टिस वनस्पतिक नाम है। वरुणा, पूसा गोल्ड, जय किसान, पीताम्बरी किस्में हैं। इसे पीला सोना भी कहा जाता है, पीली सरसों को। अफीम पेपेवर सोमनिफेरम वनस्पतिक नाम है। सुजाता इसकी किस्म है। दलहन की बात की जाए लिगुमेनेसी कुल का है। अरहर आजाद, नरेंद्र, शहरद इसकी किस्में हैं। चाय केमिलिया साइनेंसिस वनस्पतिक नाम है। असम, दार्जिलिंग, नीलगिरी और कांगड़ा इसकी किस्में हैं। असम भारत का अग्रणी चाय उत्पादक राज्य है। अफीम के मामले में उत्पादन अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश है। याद रखना है ग्रीन गोल्ड चाय बांस से संबंधित है। येलो गोल्ड सरसों से संबंधित है। ब्लैक गोल्ड काली मिर्च से संबंधित है। स्नो गोल्ड को आलू कहा जाता है।
श्वेत गोल्ड कपास को कहते हैं, गरीबों का मित्र आलू को कहा जाता है। तो ये कुछ ऐसी फसलें थी, फसलों को याद नहीं कराना था, इसकी किस्में क्या हैं और किस कुल से संबंधित है इसको याद कराना था। एग्जाम में यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसके बाद आता है कृषि से संबंधित कुछ क्रांतियां। किस क्रांति को किस कृषि से संबंधित कहा जाता है? जैसे हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है, MS स्वामीनाथन इसके जनक थे। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है, वर्गीज कुरियन इसके जनक थे। लाल क्रांति टमाटर और मांस के उत्पादन से है, विशाल तिवारी जनक थे। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है, सैम पित्तोदरा इसके जनक थे। गुलाबी क्रांति प्याज एवं झींगा मछली उत्पादन से है, दुर्गेश पटेल इसके जनक से संबंधित रहे हैं। नीली क्रांति मछली उत्पादन से है, अरुण कृष्णन संबंधित है। सुनहरी क्रांति बागवानी फल उत्पादन से है, निपेक टुटेजा इसके आपके संबंधित व्यक्ति रहे। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है, इंदिरा गांधी से संबंधित रही हैं। काली एवं कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। सिल्वर फाइबर कपास उत्पादन से है। गोल्डन फाइबर को जूट उत्पादन कहते हैं। ग्रे क्रांति को फर्टिलाइजर उत्पादन कहते हैं। भूरी क्रांति चमड़ा उत्पादन संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन संबंधित है और मीठी क्रांति शहद उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति सबसे पहले मैक्सिको और लैटिन अमेरिका में शुरू की गई थी। हरित क्रांति शब्द को विलियम एस गोल्ड ने दिया था। विश्व में हरित क्रांति के जनक जो है नॉर्मन बोरलॉग हैं, जो कि यूएसए से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है, 2024 में भारत रत्न प्राप्त हो चुका है। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में की गई थी, जिसके जनक वर्गीज कुरियन है। ऑपरेशन फ्लड किसे संबंधित है? आप कहेंगे ऑपरेशन फ्लड जो है आपके दूध के उत्पादन से संबंधित है। यहाँ पर कुछ फसलों के आधार है, जैसे चावल का शहर किसे कहते हैं? गोंदिया को कहा जाता है। भारत की कॉफी राजधानी कुर्ग को कहते हैं। भारत का कॉफी बंदरगाह न्यू मंगलौर को कहते हैं। विश्व का कॉफी कटोरा ब्राजील को कहा जाता है। विश्व में कॉफी की राजधानी साओ पोलो ब्राजील से संबंधित है। विश्व में कॉफी का बंदरगाह सैंटोस ब्राजील में है। भारत का मसाला बंदरगाह कोची को कहते हैं। मसालों का कटोरा भारत में केरल को कहते हैं। विश्व की रेशम राजधानी लियोन्स फ्रांस में है। विश्व की एप्पल राजधानी वेनाची यूएसए में है। विश्व की आलू राजधानी ब्लैकफुट इल्हादो यूएसए में है। विश्व की केला राजधानी मचाला जो कि इक्वाडोर में स्थित है। चलिए कुछ कृषि से क्षेत्र हैं जिसे झूम कृषि के नाम से हम जानते हैं। जैसे पेंडा आंध्र प्रदेश में कही जाती है। चिमाता दाहिया बेबर मध्य प्रदेश में कही जाती है। झूम पूर्वोत्तर भारत में कहते हैं। कुमारी पश्चिमी घाट में कहते हैं। रोका झूम कृषि को ब्राजील में कहते हैं। हुमा झूम कृषि को इंडोनेशिया में कहा जाता है। चेन्ना झूम कृषि श्रीलंका में कहते हैं। पोंडू उड़ीसा में कहा जाता है। ओनम केरल में कहते हैं। दीपा छत्तीसगढ़ में कहते हैं। वालरा राजस्थान में कहा जाता है। झूम कृषि समझते होगे ना, ये पहले कृषि की जाती है जब वो एक तरीके से उस पर 1-2 साल खेती करने के बाद वहां पर जला कर छोड़ दिया जाता है और फिर नेक्स्ट जगह खेती की जाती है, जिसको झूम कृषि के अंतर्गत जाना जाता है। कुछ फैक्ट है, जैसे बीटी कॉटन, बीटी बैगन कीट प्रतिरोधी किस्में हैं। फ्लेयर सावर टमाटर अधिक भंडारण क्षमता के लिए विकसित किया गया है। IR-8 चावल अधिक उत्पादन के लिए विकसित किया गया है। फ्रैंकिकोनिया गेहूं अधिक उत्पादन के लिए विकसित किया गया है। गोल्डन राइस अधिक पोषक तत्व के लिए विकसित किया गया है। सुपर बनाना केला अधिक बीटा कैरोटीन युक्त केला के लिए विकसित जो है किया गया है। तो कृषि संबंधी क्रांतियां हुई हैं, कुछ फसलों के आधार है, इसके बारे में बात किया है। अब आता है भारत में उद्योग के बारे में। भारत में उद्योग कौन कौन से फेमस रहे हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग सेक्टर के उद्योगों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है कागज उद्योग। भारत में पहला कागज जो उद्योग है 1852 में श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में लगाया गया था। पहला सफल कारखाना लखनऊ में 1879 में स्थापित किया गया है। दूसरा उद्योग आता है चीनी उद्योग। चीनी उद्योग की बात करें तो बेतिया बिहार में 1840 में चीनी मिल का प्रथम प्रयास डच के द्वारा किया गया था, लेकिन मड़ोरा सारण बिहार में 1903-4 में प्रथम सफल चीनी मिल की स्थापना की गई थी। भारत की सबसे बड़ी चीनी मिल खतौली मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। कपड़ा उद्योग की बात किया, भारत में सबसे पहले सूती कपड़ा मिल की स्थापना कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में 1818 में की गई थी, लेकिन 1854 में सूती वस्त्र का प्रथम सफल कारखाना ट्राम्बे बंबई में स्थापित किया गया था। कानपुर उत्तर प्रदेश में 1876 में प्रथम आधुनिक ऊनी वस्त्र कारखाना को स्थापित किया गया है। त्रावणकोर केरल में 1945 में भारत का प्रथम कृत्रिम रेशा संयंत्र स्थापित किया गया था। इस्पात उद्योग की बात किया है, कुल्टी पश्चिम बंगाल में 1870 में भारत का प्रथम लोहे इस्पात कारखाना स्थापित हुआ। स्टील उद्योग बड़े पैमाने पर 1907 में जमशेदपुर में टिस्को के रूप में स्थापित किया गया है। रांची में 1958 में भारत का प्रथम भारी इंजन संयंत्र स्थापित किया गया और 1974 में सरकार के द्वारा सेल की स्थापना करके इस्पात उद्योग की जिम्मेदारी भी दी गई है। उर्वरक उद्योग की बात किया है, रानीपेट तमिलनाडु में 1906 में
देश का प्रथम फर्टिलाइजर उद्योग स्थापित हुआ। मुंबई में 1966 में पेट्रो रसायन का प्रथम निजी संयंत्र यूनियन कार्बाइड लिमिटेड की स्थापना की गई है। जगदीशपुर बिहार, विजयपुर मध्य प्रदेश, हजीरा गुजरात प्राकृतिक गैस उर्वरक इकाइयां स्थापित की गई। इंडियन फार्मर्स कॉर्पोरेटिव लिमिटेड इफ्को के द्वारा सहकारी क्षेत्र की इकाई है। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। सीमेंट उद्योग की बात की जाए, चेन्नई में 1904 में भारत का प्रथम सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया। 1914 में इंडियन सीमेंट कंपनी ने पोरबंदर में अपनी एक यूनिट की स्थापना भी की है। भारत में अल्ट्राटेक, एसीसी, अंबुजा, इंडिया सीमेंट, माइसेम, बिनानी सीमेंट आदि प्रमुख सीमेंट की कंपनियां स्थित हैं। जूट उद्योग, भारत का पहला जूट उद्योग कारखाना कलकत्ता के समीप रिसरा नामक स्थान पर 1855 में लगाया गया था। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। जूट उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर आता है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में स्थित है। 1971 में भारतीय जूट निगम की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य जूट के आयात, निर्यात एवं आंतरिक बाजार की देखभाल करने से संबंधित है। इसके बाद आता है रेशम उद्योग। रेशम का पहला कारखाना 1832 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हावड़ा में लगाया गया। रेशम की प्रमुख किस्मों में इरी, मलबरी, टसर और मूंगा है। भारत एक ऐसा देश है जो कि चारों रेशम का उत्पादन करता है। पश्मीना ऊन बकरियों, अंगोरा ऊन खरगोश के बालों से प्राप्त होता है। ऑटोमोबाइल उद्योग की बात करें, भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग को सनराइज क्षेत्र कहा जाता है। 1947 में प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड कुल्ला मुंबई में स्थापित की गई थी। 1948 में हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड कलकत्ता की स्थापना से स्वदेशी उत्पादन प्रारंभ हुआ है। रेलवे उद्योग 1950 में पश्चिम बंगाल के चितरंजन लोको वर्कर्स की स्थापना की गई। 1961 में डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स वाराणसी की स्थापना की गई। रेल के डीजल इंजन बनाए जाते हैं। बिहार के मड़ोरा, मधेपुरा में विद्युत इंजन का कारखाना भी स्थापित किया गया है। भारत में रेल कोच फैक्ट्री भोपाल मध्य प्रदेश, कपूरथला पंजाब, रायबरेली उत्तर प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री स्थित की गई है। इंट्रीगल कोच फैक्ट्री तमिलनाडु के पेरम्बूर में स्थापित भी की गई है। उद्योग से संबंधित कुछ शहरों के उपनामों की अगर बात की जाए तो भारत का डेटाइट पीथमपुर मध्य प्रदेश में है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद गुजरात में है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर उत्तर प्रदेश में है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। भारत का कॉटन पॉलिश मुंबई महाराष्ट्र में है। पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद गुजरात में है। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर में है। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु कर्नाटक में है। भारत की इस्पात नगरी जमशेदपुर झारखंड में है। ताला नगरी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है। कोयला नगरी धनबाद झारखंड में है। इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु कर्नाटक में है। बुनकरों का शहर पानीपत हरियाणा में है। चूड़ियों का शहर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये कुछ उद्योग हैं और उपनाम है शहरों के, जिसके बारे में आप जो है याद कर सकते हो, एग्जाम में कभी कभी मिलाने के लिए आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे भारत में महारत्न कंपनियों के बारे में। तो वर्तमान में जो महारत्न कंपनियां हैं वो 14 हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अक्सर बच्चे भूल जाते हैं लेकिन एग्जाम में आ जाता है। दर्जा प्रारंभ 2009 से प्रारंभ हुआ है। वर्तमान में कंपनी की संख्या 14 है। नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो, आवश्यक शर्तें क्या है महारत्न कंपनी के लिए? नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो, 3 वर्षों की अवधि में औसत वार्षिक व्यवसाय में 2500 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक निवल मूल्य 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। औसत 3 वर्षों का औसत शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए, तब उसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। अब 14 जो महारत्न कंपनियां बात की जाए तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे सेल के नाम से जानते हैं, नई दिल्ली में मुख्यालय है। 1974 में स्थापना की गई थी। महारत्न कंपनी का दर्जा 2010 में दिया गया। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी की स्थापना नई दिल्ली में की गई है 1975 में। 2010 में महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, जिसे ओएनजीसी कहते हैं, देहरादून में 1956 में स्थापना की गई थी। 2010 में महारत्न कंपनी का दर्जा मिला। कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल कहती हैं, कोलकाता में मुख्यालय है। स्थापना 1975 में की गई। 2011 में महारत्न कंपनी का दर्जा मिला। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बीएचईएल कहती है, नई दिल्ली में मुख्यालय है। 1964 में स्थापना की गई थी। 2013 में महारत्न कंपनी का दर्जा मिला। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल की स्थापना नई दिल्ली में की गई थी 1984 में। 2013 में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। भारतीय तेल निगम की स्थापना आईओसी कहते हैं, नई दिल्ली में 1959 में स्थापना की गई थी। 2010 में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना मुंबई में बीपीसीएल के नाम से की गई थी 1952 में। 2017 में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल इसे कहते हैं, मुंबई में स्थापना की गई थी 1974 में। 2019 में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, जिसे पावर ग्रिड कहते हैं, गुड़गांव में मुख्यालय है। 1989 में स्थापना की गई थी। 2019 में इसको भी महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी
जिसे कहते हैं, नई दिल्ली में 1986 में स्थापना की गई थी। 2021 में महारथन कंपनी का दर्जा मिला है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन REC नई दिल्ली में है, NCR में 1969 में स्थापना की गई थी। 2022 में महारथन कंपनी का दर्जा दिया गया। ऑल इंडिया लिमिटेड की स्थापना IOIL के नाम से दुलियाजन मुख्यालय है 1959 में की गई थी। 2023 में महारथन कंपनी का दिया गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना HAL के नाम से बेंगलुरु में की गई 1940 में। 2024 में महारथन कंपनी का दर्जा दिया गया है। आप चाहो तो इन 14 कंपनियों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम में आ जाते हैं, मिलाने के लिए याद रख सकते हो। चलिए, महारथन कंपनी के बात की जाए नवरत्न कंपनी की। नवरत्न कंपनी में उन सार्वजनिक कंपनियों को शामिल किया जाता है जिनमें वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता होती है। नवरत्न कंपनी का दर्जा देकर इन्हें अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाती है ताकि बाजार में देश की कंपनियों को वैश्विक दर्जा प्राप्त हो सके। यह दर्जा 1997 से दिया जा रहा है। वर्तमान में 26 कंपनियां अगस्त 2025 तक अपडेटेड है। 26 कंपनियां नवरत्न कंपनी में शामिल हैं। मिनी रत्न कंपनी किसे कहते हैं? मिनी रत्न कंपनी का दर्जा 1997 से प्रारंभ है। इसे 2 वर्गों में बांटा जाता है, मिनी रत्न फर्स्ट, मिनी रत्न 2। मिनी रत्न फर्स्ट में वर्ग 1 में बनने वाली कंपनी पिछले 3 वर्षों में लगातार लाभ कमाया होना चाहिए। 3 साल में एक बार 30 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित होना चाहिए। वर्तमान में इनकी संख्या 49 है। मिनी रत्न 2 कंपनी में उन्हें शामिल किया जाता है जो पिछले 3 साल में लगातार लाभ कमाया हो, जिनकी नेट वर्थ सकारात्मक होनी चाहिए। वर्तमान में यह संख्या 10 है। तो महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, इन श्रेणियों में हमने जो बात की है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। अब आता है भुगतान संतुलन, व्यापार संतुलन, LPG मॉडल, और ये चैप्टर आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक वित्तीय वर्ष में देश के निवासियों का विश्व के अन्य देश के निवासियों के साथ सभी प्रकार के जो आर्थिक लेन देन का विवरण होता है उसे भुगतान संतुलन कहा जाता है। किसी देश का भुगतान संतुलन उस देश की आर्थिक स्थिति को प्रदर्शित करता है। भुगतान संतुलन के आंकड़े किसी देश की केंद्रीय बैंक के द्वारा नियंत्रित भी किए जाते हैं, रेगुलेट किए जाते हैं। IMF के द्वारा इसका फॉर्मेट तैयार किया जाता है। भुगतान संतुलन में सभी एंट्री डॉलर में की जाती है। आयात होने पर क्रेडिट और निर्यात होने पर डेबिट की एंट्री की जाती है। पूरे विश्व में भुगतान संतुलन शून्य होता है, याद रखना है। भुगतान संतुलन कुछ घटक होते हैं जिसमें चालू खाता जिसे करंट अकाउंट कहते हैं, दृश्य उत्पाद, अदृश्य उत्पाद और हस्तांतरण उत्पादों को शामिल किया जाता है। एक एक करके बात करेंगे। पूंजी खाता जिसे कैपिटल अकाउंट कहते हैं, ऋण एवं उधार, निवेश, विदेशी मुद्रा भंडार को शामिल किया जाता है। सबसे पहले हम चालू खाता की बात कर लेते हैं। यह भुगतान संतुलन का एक भाग है जो किसी देश के निर्यात और आयात की स्थिति में जानने में सहायता प्रदान करता है। किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक होता है तो उसे चालू खाते घाटा कहा जाता है। किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक होता है तो उसे चालू खाते का घाटा कहा जाता है। फिर से बोला है क्योंकि इंपोर्टेंट था। चालू खाता में 3 घटक होते हैं, दृश्य उत्पाद, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, कपड़े, जो देखा जा सके उसे दृश्य उत्पाद। अदृश्य उत्पाद सर्विस सेक्टर होता है, जैसे सेवा, सॉफ्टवेयर, टूरिज्म सर्विस को अदृश्य उत्पाद कहते हैं। हस्तांतरण भुगतान, जैसे कि आपने देखा होगा विदेशों में मिलने वाले, विदेशों में भेजे जाने वाले जो उपहार होते हैं, डोनेशन होते हैं, विदेशियों के द्वारा भारत में किए गए निवेश से प्राप्त ब्याज लाभ आदि होता है, उस एक तरीके से स्कॉलर भी कह सकते हो, उसे हस्तांतरण भुगतान कहा जाता है। दूसरा आता है पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट। पूंजी के लेन देन में संपत्ति, वित्तीय और गैर वित्तीय जैसे भूमि संपत्ति दोनों का क्रय विक्रय शामिल हो उसे पूंजी खाता कहते हैं। पूंजी खाते को 3 भागों में बांटा जाता है, ऋण एवं उधार, निवेश FDI, FPI और विदेशी मुद्रा भंडार। समझ गए होंगे। व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड, किसी देश के द्वारा कुल आयात कुल निर्यात का जो अंतर होता है उसे व्यापार संतुलन कहा जाता है। हमने X नाम से आयात किया और हमने X नाम से क्या किया, निर्यात किया, जो इसमें अंतर निकलेगा उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे व्यापार संतुलन कहते हैं। यह सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। जब यह व्यापार अनुकूल होता है तो उसे सकारात्मक कहा जाता है, जब यह व्यापार प्रतिकूल होता है उसे नकारात्मक कहा जाता है। तो दोनों ही चीजों को आपको याद रख लेना है। अब आता है 1991 में किए गए कुछ आर्थिक सुधार, LPG मॉडल जिसे कहते हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, जैसे उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, आपकी क्या कहते हैं, निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन जिसे हम वैश्वीकरण जो है कहा जाता है। LPG मॉडल का जो प्रारंभ में प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, PV नरसिम्हा राव थे। LPG मॉडल के समय भारत के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। LPG मॉडल की घोषणा 14 जुलाई 1991 को की गई थी। इसे मिलर मॉडल या राव मनमोहन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। उदारीकरण, सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्रों को अपनी नीतियों नियमों में छूट देना उदारीकरण कहलाता है। निजीकरण, किसी सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधन को किसी क्षेत्र निजी हाथों में सौंपना उसे निजीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण, किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से मुक्त व्यापार के माध्यम से जोड़ना
वैश्वीकरण कहलाता है। इसी को हम उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण कहते हैं, एलपीजी कहा जाता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होती है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कंपनियों की शाखा के आधार पर क्रेडिट रेटिंग प्रदान करती है। भारत की प्रमुख रेटिंग एजेंसियां जैसे क्रिसल, इक्रा, केयर, ब्रिकवर्क। हालांकि इसमें से अलग अलग पहचान है अलग अलग कंपनियों की। विश्व की प्रमुख रेटिंग एजेंसियों में स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मूडीज और फिच है, याद रखना है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि भारत में या पूरे विश्व में क्रेडिट एजेंसियां भी कई हैं। गरीबी और बेरोजगारी की बात की जाए, गरीबी और बेरोजगारी क्या होती है? गरीबी की सबसे पहले बात की है, गरीबी किसे कहते हैं? वह सामाजिक स्थिति जिसके अंतर्गत समाज का एक वर्ग जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं, रोटी कपड़ा मकान से वंचित हो, उसे गरीबी के अंतर्गत मापा जाता है। निर्धनता का भी वर्गीकरण है, एक सापेक्ष गरीबी होती है, एक निरपेक्ष गरीबी होती है। तो समझते होगे ना, सापेक्ष गरीबी किसे कहते हैं? जब गरीबी की तुलना अन्य देशों, राज्यों, व्यक्तियों की गरीबी से की जाती है, सापेक्ष गरीबी कहलाती है। जैसे यदि यूएसए की तुलना में भारत में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, तो इसका मतलब है कि भारत के लोग सापेक्ष रूप से गरीब हैं, क्योंकि तुलना किससे कर रहा है? यूएसए से कर रहा है। निरपेक्ष गरीबी किसे कहते हैं? जब व्यक्ति अपनी आधारभूत आवश्यकताओं, भोजन, कपड़ा, मकान आदि की पूर्ति लेने में असमर्थ हो, तो उसे निरपेक्ष गरीबी कहलाती है। और गरीबी का आधार व्यक्तिगत होता है, इसमें ना कि किसी देश से नापा तोला जाता है। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण की बात किया है, दादा भाई नेहरू जी ने प्रॉवर्टी अनबिल्टिस रूल इन इंडिया पुस्तक में पहली बार गरीबी का मापन किया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 में योजना आयोग ने कैलोरी मान के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया हुआ था। गरीबी रेखा के लिए निर्धारण करने के लिए कुछ समितियां बनाई गई थी। जैसे कुछ समितियों की बात की जाए, नीलकांत दांडेकर एवं बी एम रथ समिति 1971 में, वाई के अघल समिति 1979 में, सुरेश तेंदुलकर समिति 2005 में इसकी ने रिपोर्ट 2009 में पेश की थी, और सी रंगराजन समिति 2012 में इसके द्वारा रिपोर्ट 2014 में पेश की गई थी। तो कुछ ये गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए समितियां बनाई गई हैं, इनको जरूर याद कर लीजिएगा। बेरोजगारी के भी प्रकार होते हैं, जो बेरोजगार होते हैं उसमें प्रकार होते हैं। हम और आप बेरोजगार हैं तो इसके प्रकार भी होते हैं, कई प्रकार, जैसे चक्री बेरोजगारी, व्यापार या आर्थिक मंदी के कारण जो उत्पन्न बेरोजगारी होती है उसे चक्री बेरोजगारी कहते हैं। जैसे ऑटोमोबाइल निर्माण के क्षेत्र में अक्सर देखने को मिलती है। घर्षण बेरोजगारी, जब व्यक्ति एक नौकरी को छोड़कर दूसरी खोज कर रहा होता है, उसके बीच की जो बेरोजगारी होती है उसे घर्षण बेरोजगारी कहते हैं। किसी आईटी कंपनी का पुरानी कंपनी छोड़कर नई कंपनी ज्वाइन करने से पहले कुछ दिन के लिए जो बेरोजगार रहता है उसे घर्षण बेरोजगारी कहते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी, उद्योग या तकनीक में स्थायी परिवर्तन से उत्पन्न जो बेरोजगारी होती है उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। पुरानी मशीनरी पर काम करने वाले श्रमिकों का नई तकनीक पर आने पर बेरोजगार होना। पुरानी तकनीक चल रही थी वो तो जानते थे, लेकिन नई तकनीक आ गई अब वो नहीं जान पाते, तो उनमें बेरोजगारी उत्पन्न हो गई, जिसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। मौसमी बेरोजगारी, मौसम के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। पर्यटक गाइड, आइसक्रीम बेचने वाले, डीजे साउंड सिस्टम वालों को एक निश्चित समय के लिए रोजगार मिलता है, उसके बाद मौसमी बेरोजगारी हो जाती है। परिच्छन्न बेरोजगारी, एक छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है। श्रम उत्पादकता शून्य होती है, जैसे किसान के पास 2 एकड़ जमीन है जिसमें कार्य करने के लिए 2 लोग ही पर्याप्त होते हैं, लेकिन उसमें परिवार के 5 सदस्य खेत में लगे हुए, जिसमें उनका कोई काम, 3 लोगों का रोल नहीं है, लेकिन वो बेरोजगारी की सीढ़ी में आ जाएगा। एक आता है खुली बेरोजगारी, योग्यता होने के बावजूद कार्य ना मिलना, उसे खुली बेरोजगारी कहते हैं। स्नातक युवाओं को नौकरी ना मिलना। एक होता है ऐच्छिक बेरोजगारी, जब व्यक्ति स्वयं अपनी योग्यता अनुसार काम स्तर का काम स्वीकार नहीं कर पाता, उसे ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। जैसे इंजीनियर, एमबीए पास व्यक्ति को क्लर्क या सेल्स जॉब करने से इनकार करना। एक होती है अनैच्छिक बेरोजगारी, जब व्यक्ति काम करना चाहता है लेकिन अवसर नहीं मिलता, तो उसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। एक होता है अल्प बेरोजगारी, जब व्यक्ति को आवश्यकता से कम काम मिलता है तो उसे अल्प बेरोजगारी कहा जाता है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर आदि का काम। तो बेरोजगारी भी कई चरण होते हैं, जैसे अपन तो कह देते हैं कि हमें काम नहीं मिला तो बेरोजगारी में आ गए, लेकिन उसके भी कुछ 9 प्रकार हैं जो इकोनॉमिक सेक्टर में जाने जाते हैं, इकोनॉमी की भाषा में, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है केंद्र सरकार की कुछ योजना और विकास के बारे में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार की योजनाएं, एग्जाम में आपके यहाँ से 2 क्वेश्चन हर साल बन जाते हैं, ध्यान रखना है। चलिए, केंद्र सरकार की योजनाओं में सबसे पहले सागरमाला परियोजना। सागरमाला परियोजना 31 जुलाई 2015 को शुरुआत की गई थी। देश के 13 बड़े बंदरगाहों में से 12 बंदरगाहों को सड़क परिवहन से जोड़ने का इसमें कार्य किया जा रहा है। जहाज रानी मंत्रालय के अंतर्गत आती है। सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016 को प्रारंभ की गई थी। राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर या अंडर ब्रिजों का निर्माण है। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आती है। उदय योजना की बात की जाए, उदय योजना 5 नवंबर 2015 को शुरुआत की गई है। विद्युत वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार से संबंधित है। कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी। बीपीएल परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने से संबंधित है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन संबंधित है। 22 फरवरी 2016 को प्रारंभ की गई थी। गांव को क्लस्टर आधारित विकास से संबंधित ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की गई। स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को की गई है। अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला उद्यमियों को नई कंपनियों स्थापित करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन प्रदान करने से संबंधित है। वित्त मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत जो है की गई है। इसके बाद आती है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। 1 जनवरी 2017 को प्रारंभ की गई है, याद रखना है। 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होना 8% इसमें दिया जाएगा और वित्त मंत्रालय की है योजना है। इसके बाद आती है उड़ान योजना। उड़ान योजना उड़े देश का आम नागरिक, इसका जो है थीम थी या टाइटल था, याद रखना है। 27 अप्रैल 2017 को प्रारंभ की गई थी। देश के आम नागरिकों को कम कीमत पर हवाई यात्रा प्रदान करना नागरिक उड्डयन मंत्रालय की है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017 को प्रारंभ की गई है। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों के लिए 8% की गारंटी रिटर्न देना भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा LIC के द्वारा संचालित है। दीक्षा पोर्टल का शुभारंभ 5 सितंबर 2017 को किया गया है। शिक्षक को ट्रेनिंग उपलब्ध कराना है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा संचालित है। सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 को प्रारंभ की गई है। देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना है। विद्युत मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की गई। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017 को प्रारंभ की गई है। 6 से 9वीं क्लास के स्कूली बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाना और 600 रुपए प्रतिमाह की छात्रवृत्ति प्रदान करना है। डाक विभाग और संचार मंत्रालय के द्वारा इसको शुरुआत किया गया है। आयुष्य भारत योजना 23 सितंबर 2028 को प्रारंभ की गई थी। गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार प्रदान करना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की योजना है। प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना 15 फरवरी 2019 को शुरुआत की गई है। 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपया या उससे कम है, वही योजना के इसमें पात्र होंगे। श्रम रोजगार मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की गई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को प्रारंभ की गई थी। देश के सभी किसानों को 6,000 रुपए प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करना है। एक वित्तीय वर्ष में 2,000 रुपए की 3 किस्तें समान रूप से दी जाती है। कृषि एवं किसान मंत्रालय के द्वारा प्रदान की गई है। तो केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं हैं जो विकास से संबंधित है और एग्जाम में पूछी जा सकती है, याद रखिएगा। और भी योजनाएं हैं, इसमें आती है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 को प्रारंभ की गई है। 18 से 40 वर्ष के किसान जिसके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती की जमीन है, वही योजना के पात्र होंगे। कृषि एवं किसान मंत्रालय की शुरुआत की गई। पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020 से शुरुआत की गई है। देश में छोटे व्यापारियों और रेहड़ी वालों को 10,000 रुपए का ऋण प्रदान करना है। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत 10 सितंबर 2020 को की गई। इस योजना के तहत क्रेडिट कार्ड धारक किसान और मछुआरों को बिना किसी गारंटी के 2 लाख तक का लोन देना है। मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय की यह पहल है। पीएम वाणी योजना 9 दिसंबर 2020 को शुरू की गई है। सभी सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करवाना संचार मंत्रालय दूरसंचार विभाग के द्वारा शुरुआत की गई है। पीएम मित्र योजना 2023 में प्रारंभ की गई थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम प्रदान करना, 60 टेक्सटाइल पार्कों का निर्माण करना और वस्त्र मंत्रालय की पहल है। अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को शुरुआत की गई है। अग्निवीरों को 4 साल के लिए तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना, वायुसेना भर्ती करना है, रक्षा मंत्रालय की योजना है। नमस्ते योजना 2022 में शुरुआत की गई है। सीवर सेप्टिक टैंक इस श्रमिकों को मौतों को रोकने और सुरक्षा सम्मान सुनिश्चित प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की योजना है। पीएम श्री योजना 5 सितंबर 2022 को शुरुआत की गई है। अगले 5 वर्षों में पूरे भारत के 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करना है, नई शिक्षा नीति से जोड़ना है और शिक्षा मंत्रालय की योजना है। अमृत भारत स्टेशन योजना 27 दिसंबर 2022 को शुरुआत की गई है। देश भर में 1309 स्टेशनों का पुनर्विकास करना है, रेल मंत्रालय की योजना है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना 17 सितंबर 2023 को शुरुआत की गई। कारीगरों कौशल और वित्तीय मदद प्रदान करना है, सूक्ष्म लघु मध्यम मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की गई। मिष्टी योजना 2023-24 में शुरुआत की गई है। मैंग्रोव वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। 2023 के बजट में इसमें घोषणा की गई थी। नया सवेरा योजना 2023 में शुरुआत की गई है। अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना है, अल्पसंख्यक मंत्रालय की योजना है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना फरवरी 2024 में प्रारंभ की गई है। 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर पैनल लगाना है, 30,000 रुपए से 78,000 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करना है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना इसका अन्य नाम है। नेक्स्ट योजना आती है पीएम जनमन योजना।
पीएम जनमन योजना की बात करें 15 नवंबर 2023 को शुरुआत की गई थी। विशेष पिछड़ी जनजाति एवं विकास आर्थिक विकास से संबंधित है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2024 को की गई है। जनजाति समुदाय का समग्र विकास करना है। चयनित ग्राम की अनुसूचित जनजाति आबादी कम से कम 50% यहाँ पर होना चाहिए। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना 6 नवंबर 2024 को शुरुआत की गई। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका जो है उद्देश्य रखा गया है। इसके बाद अगर हम बात की जाए नेक्स्ट यहाँ पर भारत में जनसंख्या परिदृश्य 2011 की, अभी हमने योजनाओं के बारे में बात की, अब हम भारत जनसंख्या परिदृश्य 2011 के बारे में बात करेंगे। अब जनगणना से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जनगणना एक तो चल रही है, एक तो वो भी है, दूसरी बात यहाँ से क्वेश्चन बनते भी है पुराने, इसको भी आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। जनगणना विश्व की सर्वप्रथम जनगणना स्वीडन में की गई थी 1749 में, 1749 में, और भारत में पहली जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में की गई थी। लेकिन नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत भारत में 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में की गई है। भारत का जो महाविभाजक वर्ष है वो 1921 रहा है और लघु विभाजक वर्ष को 1951 कहते हैं। ये दोनों वर्ष आपको याद कर लेना है। भारत में हम 10 की वृद्धि दर, अच्छा भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़ के आसपास भारत में जनसंख्या है। हालांकि 2011 की जनगणना के अनुसार ये आंकड़े हैं, अब नई जनगणना आएगी तो उसको हम अलग बात करेंगे। 10 की वृद्धि दर 17.70%, साक्षरता की दर 73% है। भारत में पुरुष साक्षरता दर 80.9% है। भारत में महिला साक्षरता दर 64.6% है। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर भारत में 382 है। लिंग अनुपात सेक्स रेशियो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी है? 943 है। लिंग अनुपात सेक्स रेशियो लेकिन बच्चों का 0 से 6 वर्ष की आयु वालों का बच्चों का 912 है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर, तीसरे स्थान पर बिहार है। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्यों में सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश का नाम आता है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्यों में बात किया तो हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्यों में बात किया तो गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य की बात किया तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाले राज्यों की बात किया तो गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर, जो 10 सालों में सबसे ज्यादा वृद्धि की है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार राज्य है। न्यूनतम 10 की वृद्धि सबसे कम वृद्धि करने वाले राज्यों में नागालैंड, केरलम एवं गोवा है। सर्वाधिक लिंग अनुपात जहां पर सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है वो केरल 1084, तमिलनाडु फिर आंध्र प्रदेश है। सबसे कम लिंग अनुपात वाले राज्यों में बात किया है, हरियाणा का सबसे कम है केवल 879, फिर जम्मू कश्मीर, सिक्किम का है। सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाले राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय है। न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात वाले राज्यों में हरियाणा, पंजाब एवं जम्मू कश्मीर है। इसके बाद सर्वाधिक साक्षरता सबसे ज्यादा पढ़े लिखे राज्यों में बात किया है तो केरल, मिजोरम, त्रिपुरा है। सबसे कम साक्षरता वाले राज्यों में बिहार, अरुणाचल प्रदेश एवं राजस्थान है। सर्वाधिक घनत्व वाले राज्यों में सबसे ज्यादा घनत्व कहां पर है? बिहार में 1106 है, फिर पश्चिम बंगाल, केरल है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश 17, मिजोरम एवं सिक्किम है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य में बात करें तो महाराष्ट्र पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु का है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले राज्यों में पहला सिक्किम, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा नागालैंड है। सर्वाधिक एससी की जनसंख्या वाला राज्य पंजाब राज्य है। सर्वाधिक एससी की जनसंख्या वाला राज्य प्रतिशत में बात किया है तो आप कहेंगे पंजाब है, और एससी की जनसंख्या वाला राज्य की बात किया है तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश है, जहां पर 4 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है। न्यूनतम एससी की जनसंख्या वाला राज्य मिजोरम है। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है, जहां पर 2.5 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या एसटी की है। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य में बात किया तो मिजोरम है, 94% राज्य जनसंख्या है, और न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाला राज्य आप कहेंगे हरियाणा है। तो आपका ये क्या था? जनसंख्या परिदृश्य के बारे में बातें हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर रहती है। अब आता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में। जीएसटी सभी को पता होगा, आज वर्तमान में हर इंसान जीएसटी देता है, और जीएसटी आज के समय में इतना इंपोर्टेंट हो गई है कि प्रत्येक चीज में लगते लगते और हमें याद भी हो चुकी है। लेकिन जीएसटी से संबंधित कुछ फैक्ट है, उनको याद कर लेते हैं। जीएसटी विश्व में सबसे पहले जीएसटी कब लागू हुआ था? तो 1954 में फ्रांस में। भारत का कौन सा देश बना है जीएसटी लागू करने वाला? 1 जुलाई 2017 को 161वां सदस्य देश। भारत में जीएसटी के जनक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। जीएसटी कर का प्रकार कैसा है? अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी मॉडल कनाडा से प्रेरित है। जीएसटी विधेयक 122वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था। जीएसटी लागू संशोधन 101वां संविधान संशोधन के साथ आया था। जीएसटी की सिफारिश विजय केलकर समिति के द्वारा लाई गई थी। आर्थिक सलाहकार के सदस्य कौन है? आईजी पटेल, बिमल जालन और सारा रंजन है। जीएसटी प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात किया है असीम दास गुप्ता समिति है। जीएसटी पर रिपोर्ट पेश करने वाले यशवंत सिन्हा है।
जीएसटी राज्यसभा से पारित कब हुआ? 3 अगस्त 2016 को। जीएसटी लोकसभा से पारित कब हुआ? 8 अगस्त 2016 को। जीएसटी से राष्ट्रपति से पारित कब हुआ? 8 सितंबर 2016 को। सबसे पहले लागू कहां पर हुआ था? असम एवं बिहार राज्य में। और सबसे अंतिम में लागू जीएसटी कहां हुआ? जम्मू कश्मीर राज्य में। जीएसटी में शामिल अप्रत्यक्ष कर कितने हैं? 17 अप्रत्यक्ष कर हैं। जीएसटी में शामिल अधिभार कितने हैं? आपके 23 अधिभार हैं। जीएसटी का नारा क्या है? वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, एक राष्ट्र एक टैक्स और एक मार्केट के साथ जो है नारा है। जीएसटी संबंधित आर्टिकल, अनुच्छेद 246 ए, संसद को जीएसटी पर विधि का अधिकार है। अनुच्छेद 269 ए, जीएसटी की उगाही और विभाजन के बारे में। और 279 ए आर्टिकल जीएसटी परिषद के बारे में। ये तीनों आर्टिकल्स इंपोर्टेंट हैं। इसके बाद आता है जीएसटी कर के स्लैब। 1.0 2025 में जीएसटी कर के स्लैब लाए गए थे, वर्तमान में इनमें संशोधन किया गया है। 0% में अनाज, पनीर, दूध, फल, सब्जियां, हेल्थ इंश्योरेंस आता था। 5% में घी, नूडल्स, बिजली, होटल, साबुन, टूथपेस्ट, कृषि मशीनरी आते थे। 18% में अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक्स, एसी, पेंट, प्रीमियम होटल आते थे। 40% में पान मसाला, प्रीमियम शराब, तंबाकू प्रोडक्ट्स, गरेट एवं पिस्तौल जैसे सामग्री सेवाओं को शामिल किया जाता था। तो 0%, 5%, 18% और 40% जीएसटी जो संशोधन किए गए हैं, 4 प्रकार के जीएसटी स्लैब में रखा गया है। हालांकि 0% को हटा दिया जाए तो 3% ही स्लैब में आती है। कुछ फैक्ट है, जैसे शराब, पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और जेट फ्यूल को जीएसटी से बाहर रखा गया है। इन पर अभी राज्यों को अपने हिसाब से वैट लगाने का अधिकार दिया गया है। आपने देखा होगा यूपी में पेट्रोल डीजल सस्ता रहता है, जबकि वहीं एमपी में पेट्रोल डीजल महंगा रहता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग राज्य उस पर अपने हिसाब से वैल्यू एडिशन टैक्स जो है वैट टैक्स लगाते हैं। प्रीसियस स्टोन एंड डायमंड पर 0.25% टैक्स लगता है जीएसटी। और प्रीसियस मेटल गोल्ड सिल्वर पर 3% का टैक्स जो है लगता है। अब जीएसटी परिषद के बारे में कुछ बात करें। जैसे जीएसटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। जीएसटी का गठन कब किया गया था? 12 सितंबर 2016 को। जीएसटी की पहली बैठक कब हुई थी? 22 सितंबर 2016 को। कुल सदस्य कितने हैं? 33 सदस्य होते हैं। जीएसटी का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री होता है। जीएसटी में उपाध्यक्ष राज्य सरकार के मंत्रियों के बीच निर्वाचित होते हैं। जीएसटी का सदस्य सभी राज्यों के वित्त मंत्री केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री होते हैं। जीएसटी का प्रथम अध्यक्ष अरुण जेटली थे। जीएसटी के वर्तमान अध्यक्ष निर्मला सीतारमण है। अच्छा, जीएसटी के प्रकार है, जैसे सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसे कहते हैं, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं, यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। आपका सेंट्रल का हो गया, केंद्र का, स्टेट राज्य का हो गया, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड दो राज्यों के बीच में, केंद्र शासित प्रदेश राज्य के बीच में इंटीग्रेटेड टैक्स हो गया, और यूनियन टेरिटरी टैक्स आपका केंद्र शासित प्रदेश का टैक्स हो जाता है। जीएसटी में वस्तुओं और सेवाओं को लगने वाले एकीकृत कर है। जीएसटी प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। जीएसटी का उद्देश्य दोहरे कर को समाप्त करना है। विश्व में भारत 161वां देश है जहां पर जीएसटी लागू किया गया है। जीएसटी के पहले ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन थे और जीएसटी नंबर में 15 अंक होते हैं, ये भी याद रखना है। तो जीएसटी सबसे पहले कहां पर 1954 में फ्रांस में लाया गया था, याद रखना है। अब आता है भारत के प्रमुख राज्यों के टैग के बारे में। अच्छा, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जिसे कहते हैं, भौगोलिक संकेतक, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि जिसे कहा जाता है, जीआई टैग के बारे में, क्योंकि आज के समय में जीआई टैग बहुत दिए जा रहे हैं। जीआई टैग क्या होता है? किसी उत्पाद की उत्पत्ति को पहचानने के लिए एक संकेतक के रूप में दिए जाने वाले चीज को जीआई टैग कहते हैं। वस्तु पंजीकरण संरक्षण एक्ट 1999 के अनुसार जारी किया जाता है। वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। भारत में सर्वाधिक जीआई टैग उत्तर प्रदेश राज्य के पास है। प्रथम जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। तो कुछ ये 5 से 6 फैक्ट थे। अब हम बात करेंगे अलग अलग राज्यों के जीआई टैग के बारे में। जैसे लद्दाख वो पश्मीना ऊन, लेह बेरी जीआई टैग। अच्छा, ये तो कुछ है जो इंपोर्टेंट है, बाकी और भी है। आप जहां पढ़ना हो तो आप नेट से भी सर्च जो है कर लीजिएगा, क्योंकि आपको उस तरीके से ज्यादा मिल जाएंगे। लद्दाख में पश्मीना ऊन, लेह बेरी इंपोर्टेंट है, जीआई टैग दिया गया है। जम्मू कश्मीर को जीआई टैग रामबन अनारदाना, भद्रवाही राजमा, रामबन सुलाई शहद, बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। उत्तराखंड की थुलमा, मनुसियारी राजमा, एपन, टामटा उत्पाद, रिंगाल क्राफ्ट, भोटिया दान, चूरा तेल को जीआई टैग दिया गया है। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू सॉल, हिमाचली काला जीरा, हिमाचली चुल्ली तेल को जीआई टैग मिला है। पंजाब से फुलकारी सिल्क को जीआई टैग दिया गया है। राजस्थान से बंदेज कला जोधपुर, सोजत मेहंदी, बीकानेरी भुजिया, ब्लू पॉन्ट्री डेकोरेटिव, बंगरू प्रिंट, मोलेला मिट्टी की वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है। गुजरात से अजरक के प्रिंट, पिथौरा पेंटिंग्स, जामनगरी बंदनी, केसर आम, भलिया गेहूं को जीआई टैग दिया गया है।
मध्य प्रदेश से चंदेरी साड़ी, बाघ प्रिंट, महेश्वरी साड़ी, गोंडी चित्रकला, बाटिक प्रिंट, किन्नौर चावल, कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग दिया गया है। छत्तीसगढ़ से बस्तर डोकरा, चंपा सिल्क, जीरा फूल चावल, नगरी दुबराज को जीआई टैग दिया गया है। उत्तर प्रदेश तिरंगा बर्फी, सांची क्राफ्ट, अमरोहा ढोलक, जलेसर सिल्क, बाराबंकी हथकरघा, मैनपुरी तारकासी, बनारसी सिल्क, चुनार गेल्स पॉटरी को जीआई टैग मिल चुका है। बिहार से सिक्की घास वर्क, मिथिला मखाना, मगही पान, शाही लीची, मरचा चावल, मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। महाराष्ट्र में बार्ली पेंटिंग्स, करवट काठी साड़ियां, नवातुर तुअर दाल को जीआई टैग मिला है। कर्नाटक में बिदरी क्राफ्ट, सुंदर लंबानी कढ़ाई, सिरसी सुपारी, गुलाबी प्याज, कुर्ग संतरा, चंदन पेड़, इशाद आम को जीआई टैग दिया गया है। गोवा से बेम्बिका, मन कुराड़ आम, काजू और फेनी को जीआई टैग मिला है। केरल से मालाबार काली मिर्च, मालाबार अरेबिका कॉफी, मालाबार रोबस्टा कॉफी, अलेप्पी इरी इलायची, मयूर गुड़ को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु से सलेम सागो साबूदाना, एरोड़ हल्दी, चेदी बूटा साड़ी, आथुर पान, मेटी केला, टोडा कढ़ाई को जीआई टैग मिला है। आंध्र प्रदेश से मंगलगिरी साड़ियां, अराकू वैली कॉफी, मछलीपट्टनम कलमकारी, तिरुपति लड्डू को जीआई टैग मिला है। तेलंगाना से पोचमपल्ली एकत, आदिलाबाद ढोकला और तंदूर लाल चना को जीआई टैग मिला है। पश्चिम बंगाल से दार्जिलिंग चाय, कादिया साल साड़ी, टांगेल साड़ी, गोविंद भोग चावल, कुशमुंडी पखोड़ा, शांति निकेतन लेतर गोड्स और बालचुरी साड़ी को जीआई टैग दिया गया है। झारखंड से सोहेरा पेंटेस को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा से कंधमाल हल्दी, खंडुआ साड़ी, बोंकाई साड़ी, संबलपुरी बंथा, कोटपट, पट्टचित, रसगुल्ला, कढ़ाई काई चीनी को जीआई टैग मिला है। त्रिपुरा से रिगनाई पचरा, रिसा पोशाक, क्वीन अनानास को जीआई टैग मिला है। असम से मुगा सिल्क, जोहा चावल, चौकुवा चावल, ऑर्थोडॉक्स चाय, मंजुली मुखोटा, पांडुलिपि पेंटिक्स को जीआई टैग मिला है। इसी तरह मिजोरम से मिजो मिर्च को जीआई टैग मिला है। मणिपुर की कचाई नींबू और हाथी मिर्च को जीआई टैग मिला है। सिक्किम से बड़ी इलायची को जीआई टैग मिला है। नागालैंड से चंखे सांग सॉल, नगा ट्री टमाटर को जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश की फैलब चाय और खामती चावल को जीआई टैग मिला है। तो भारत के जो प्रमुख कुछ आपके जीआई टैग दिए गए अलग अलग राज्यों से, उसको याद जरूर कर लीजिएगा। अर्थव्यवस्था से कुछ विविध आपके मिसलेनियस क्वेश्चन है, इसको भी हम बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे एफपीओ मार्क आता है। अब एफपीओ मार्क क्या होता है? एफपीओ मार्क भारत में बेचे जाने वाले सभी प्रसंस्कृत फलों के उत्पादों पर एफपीओ चिन्ह अनिवार्य होता है, जैसे कि डिब्बाबंद फ्रूट जूस, फ्रूट जैम, अचार आदि पर जो है एफपीओ मार्क लगाया जाता है। हॉलमार्क शुद्ध सोने की गुणवत्ता को जांचने के लिए हॉलमार्क लगाया जाता है। इको मार्क पर्यावरण उत्पादों की गुणवत्ता के लिए इको मार्क लगाया जाता है। एग मार्क कृषि उत्पादों की गुणवत्ता के लिए एग मार्क लगाया जाता है। भारत स्टेज, जिसे बीएस स्टेज कहते हैं, वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इसकी शुरुआत 2000 में की गई थी। वर्तमान में बीएस 6 मानक लागू है। आईएसआई पूर्ण नाम है इसका, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इसे आईएसआई मार्क भी कहते हैं। औद्योगिक कंपनियों पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद के लिए प्रदान किया जाता है। बेसल मानक अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग नियमों और मानदंडों का एक समूह होता है। बीईई मार्क ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इसकी शुरुआत मई 2006 में की गई थी। एक वर्ष में बिजली की खपत करने वाले उपकरणों को यह रेटिंग दी जाती है। पीयूसी इसका पूरा नाम पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार प्रत्येक वाहन पर पीयूसी प्रमाण पत्र जारी करना आवश्यक है। आईएसओ क्या है? आईएसओ इसका पूर्ण नाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। अन्य प्रकार के सर्टिफिकेट प्रदान करता है। आईएसओ 9000 गुणवत्ता प्रबंधन के लिए, आईएसओ 14000 पर्यावरण प्रबंधन के लिए, आईएसओ 22000 खाद्य सुरक्षा प्रबंधन के लिए, आईएसओ 26000 सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए, आईएसओ 27000 सूचना सुरक्षा प्रबंधन के लिए, आईएसओ 31000 आपदा प्रबंधन के लिए, आईएसओ 50001 ऊर्जा प्रबंधन के लिए। तो आईएसओ प्रमाण पत्र कई सारे होते हैं। फसाई स्थापना 5 अगस्त 2008 को की गई थी। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य उत्पादों पर गुणवत्ता और सुरक्षा मानक निर्धारित इसके द्वारा जो है किए जाते हैं, फसाई के द्वारा। अब यहाँ पर आता है मानव विकास सूचकांक और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सूचकांक। मानव विकास सूचकांक राष्ट्रीय संयुक्त पर्यावरण कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा 1990 में प्रकाशित किया गया था। इसका प्रतिपादन पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब अल हक के द्वारा किया गया है। मानव विकास सूचकांक 3 आयाम पर होता है, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आयाम पर। ये तीनों आयाम याद कर लो, एग्जाम में मिलाने के लिए आ जाते हैं। विश्व के कुछ प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सूचकांक है। कौन जारी करता है? बात क्या है? मानव विकास सूचकांक को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, सतत विकास सूचकांक को संयुक्त राष्ट्र संघ, ग्लोबल हंगर इंडेक्स को वेल्ट हंगर हिलके, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, खाद्य सुरक्षा सूचकांक को इकोनॉमिक इंपैक्ट,
वैश्विक शांति सूचकांक, आर्थिक शांति संगठन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, लोकतंत्र सूचकांक को, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक को, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, विश्व खुशहाली सूचकांक को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक को, विश्व आर्थिक मंच, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, विश्व आर्थिक मंच, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, विश्व आर्थिक मंच, वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक जर्मन वॉच के द्वारा जारी। कुछ आपके इंडिकेटर्स है, कौन जारी करता है इसके बारे में हमने बात की। आप चाहो तो एक एक करके इसके नेट से भी पढ़ सकते हो। कुछ राष्ट्रीय सूचकांक के बारे में बात किया है, जैसे सतत विकास एसडीजी नीति आयोग जारी करता है भारत में, निर्यात तैयारी सूचकांक भी नीति आयोग जारी करता है, राष्ट्रीय बहुआमी गरीबी सूचकांक नीति आयोग जारी करता है, स्वच्छता सर्वेक्षण केंद्रीय आवास शहरी कार्य मंत्रालय जारी करता है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक फसाई के द्वारा जारी किया जाता है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन के द्वारा जारी किया जाता है। अच्छा, कुछ शब्दावली है, कुछ शब्दावली क्या है जो एग्जाम में आती है, जैसे गिफिन वस्तुएं। गिफिन वस्तुएं किसे कहते हैं? उपभोक्ता की आय बढ़ने पर जिन वस्तुओं की मांग कम हो जाती है उसे गिफिन वस्तुएं कहा जाता है। हीनार्थ प्रबंधन किसे कहते हैं? सरकार के संभावित खर्च उसकी संभावित आय से अधिक होने पर उनको पूरा करने के लिए सरकार जो उपाय करती है उसे हीनार्थ प्रबंधन कहा जाता है। प्राइमरी गोल्ड किसे कहते हैं? 24 कैरेट शुद्ध सोने को प्राइमरी गोल्ड कहा जाता है। डंपिंग किसे कहते हैं? यदि कोई देश उत्पादन लागत से कम दाम पर वस्तुओं को अन्य देशों में बेचता है उसे डंपिंग कहा जाता है। चाइना भारत में इसी तरह चीजों को बेचता है। ब्लू इकोनॉमी कैसे कहते हैं? देश की अर्थव्यवस्था को समुद्री क्षेत्र से जोड़ना ब्लू इकोनॉमी कहा जाता है। ब्लू इकोनॉमी की अवधारणा बेल्जियम के अर्थशास्त्री गुंटूर पोली ने 2010 में दी थी। एसडीआर को विशेष आहरण अधिकार कहा जाता है। आईएमएफ के द्वारा आधिकारिक 5 देशों की मुद्राओं को एसडीआर बास्केट ऑफ करेंसी कहा जाता है। अमेरिकी डॉलर, यूरोप का यूरो, चीन की रेनमिनबी, जापानी येन और ब्रिटेन का पाउंड इसमें शामिल है। पी नोट्स किसे कहते हैं? ऐसी विदेशी निवेशक जो भारत के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, सेबी के पास रजिस्टर्ड नहीं होता है, उसे पी नोट्स के द्वारा पैसों का निवेश कर सकते हैं। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, किसी देश की कंपनी के द्वारा दूसरे देश में किया गया निवेश को निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है कहलाता है। उदाहरण बॉलमोट कंपनी के द्वारा भारत में किया गया निवेश। एफपीआई किसे कहा जाता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जब कोई विदेशी निवेशक शेयर मार्केट के माध्यम से हमारी अर्थव्यवस्था में निवेश करता है उसे पोर्टफोलियो निवेश कहलाता है। जैसे यूरो पैसिफिक ग्रोथ, फ्रैंकलिन इन्वेस्टमेंट आदि ब्रोकर के साथ द्वारा किया गया निवेश। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन, जब मुद्रा का मूल्य घटता है कीमतें बढ़ जाती हैं उसे मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन कहा जाता है। थोड़ी मात्रा में मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद होती है। मुद्रास्फीति ऋण लेने वाले को फायदा और ऋण देने वाले को घाटा होता है। अपस्फीति डिफ्लेशन, जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की तुलना में मुद्रा की मात्रा कमी हो जाती है तो उसे अपस्फीति कहा जाता है। सस्ते होने पर भी चीजें नहीं बिकती, आर्थिक मंदी भी इसे कहा जाता है। स्टैगफ्लेशन, मुद्रास्फीति प्लस अपस्फीति आने पर स्टैगफ्लेशन की स्थिति बन जाती है। मुद्रा संस्फीति किसे कहती है? जब अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी से निपटने के लिए सरकार कीमतों में धीरे धीरे बढ़ाती है तो उसे रिफ्लेशन कहा जाता है। विस्फीति कैसे कहते हैं? जब बढ़ी हुई कीमतों को सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाता है उसे डिसइन्फ्लेशन कहा जाता है। विदेशी मुद्रा भंडार, देश के कुल विदेशी मुद्रा भंडार के 4 महत्वपूर्ण आयाम है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास विदेशी मुद्रा पर संपत्ति, आरबीआई के स्वर्ण भंडार, सरकार की एसडीआर राशि, आईएमएफ में रिजर्व ट्रांसपोजिशन जिसे आरटीपी कहा जाता है। तो आज हमने यहाँ पर इकोनॉमी के सभी चैप्टरों को कंप्लीट कर लिया है स्टैटिक जीके के माध्यम से। अब जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमारा ऐप आ चुका है, इसका नाम है यूपीएससी लर्न। इस ऐप पर चले जाना है, आपको स्टैटिक जीके वाला मिल जाएगा आपको ऑप्शन, वहां पर आप कोर्स पे जाओगे, फ्री है, वहां पर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। बाकी और भी कोर्स चल रहे हैं उनको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बाकी कोई परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे टोल फ्री नंबर पर कॉल एक बार कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम साइंस से संबंधित बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।